हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल झा आप सभी का अपना यूट्यूब क्लास मैथ विद माजा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत को गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। गुलाम वंश का जो समय था वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी था। ठीक है। इसका जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक गुलाम था। मोहम्मद गौरी जो था उसी का कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। मोहम्मद गौरी जब भारत से लौट रहा था उस समय वो अपना जो विजित क्षेत्र था वो किसी को तो सौंप के जाता ना, तो वो क्या किया, अपना एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को वो अपने विजित क्षेत्र को सौंप के गया। ठीक है। और उसका और सारे भी मतलब गुलाम थे, जैसे कि लॉज कुवाचा ये सब भी थे उनका गुलाम। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग क्या कुरान खां भी कहते थे। ठीक है। और इसने अपना राजधानी जो था वो लाहौर में बना के रखा था। लाहौर में बना के रखा था। और इसकी जो मृत्यु है वो एक खेल है चौगान। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई, जिसको वर्तमान में पोलो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। वो लाहौर में ही इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके बाद आया कौन? इसका पुत्र था एक आराम शाह। ठीक है। आराम शाह, लेकिन नाम से ही मालूम चलता है, नाम ही आराम शाह है, तो वो क्या करेगा, कोई किसी काम का नहीं था। तो किसी काम का नहीं था, इसलिए वहाँ का जो जनता थे वो इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठा दिए। ठीक है। तो 1200 ये जो था वो 1210 से 1236 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा। इसने जो था तुर्कान ए चहलगानी नामक एक संस्था का स्थापना किया, जो मतलब 40 गुलामों का एक समूह था, उसी का ये स्थापना किया। अब कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि गुलामों को गुलाम किसको कहते हैं, तो इल्तुतमिश को कहते हैं, क्योंकि मतलब इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था? गौरी का। तो ये हो गया कि नहीं, गुलामों का गुलाम, इसलिए इसको कहते हैं गुलामों का गुलाम। ठीक है। अब ये जो था अपना राजधानी जो था लाहौर से दिल्ली स्थापित कर दिया। ठीक है। अब दिल्ली में तो बैठा था एलदौज। ठीक है। एक था मतलब एक और था उसका गुलाम कुबाचा, और एक था एलदौज। मुख्यतः यही तीन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, एलदौज और कुबाचा, तीन थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि कुबाचा के साथ अपने एक मुंह बोली बेटी थी, उससे शादी करके उसको तो मना लिया था। लेकिन एलदौज जो था वो दिल्ली में बैठा हुआ था। अब इल्तुतमिश जब दिल्ली में आया तो उसको तो एलदौज परेशान करेगा ही। जब एलदौज दिल्ली में मतलब इल्तुतमिश जब आया तो एलदौज उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो अब इसके लिए एक युद्ध हुआ, जिसको किस नाम से जानते हैं? तराइन का तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। 1215 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। अब सब कोई तो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में जानते हैं, लेकिन तराइन के तृतीय युद्ध के बारे में अब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है। जो कि 1215 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुआ? इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में हुआ। अब यहाँ पर एल्दौज का कहानी खत्म हो गया और इल्तुतमिश की कहानी स्टार्ट हो गया। अब इल्तुतमिश जो था वो 1210 से लेकर 1236 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसलिए बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इल्तुतमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तो अपना राजधानी कहाँ रखा था? लाहौर में रखा था। यही जो था वो अपना राजधानी कहाँ लाया? दिल्ली लाया। अब पूछ जाएगा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश। और संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दिल्ली का संस्थापक कौन है? तो वो आनंद तोमर नाम का एक आदमी था, वही किए थे। ठीक है। अब इल्तुतमिश के बाद आया 1236 ईस्वी में, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, किसी असाध्य रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई इल्तुतमिश के। उसके बाद इल्तुतमिश जो था वो पहले ही अपना मतलब प्रतिनिधित्व चुन के गया था कि कौन बनेगा शासक। रजिया सुल्तान उसकी एक पुत्री थी। ठीक है। वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही मतलब कर्तव्यवान थी, इसीलिए उसको अपना शासक चुन के गया था इल्तुतमिश। लेकिन जो उसका पुत्र था रिकुमुद्दीन फिरोज, ठीक है, वो मानता नहीं था। वो बोलता था हम ही गद्दी पर बैठेंगे। ठीक है। अब वो तो जबरदस्ती गद्दी पर बैठ गया फिरोज, लेकिन पूरा दिल्ली में विद्रोह हो गया। अब विद्रोह के दबाने के लिए वो दिल्ली से बाहर जब गया तो उसके बाद रजिया सुल्तान जो था वो गद्दी पर बैठ गई। उसके बाद फिरोज जब वापस आया
तो देखा कि अब तक उसकी बहन जो रजिया सुल्तान थी वो गद्दी पर बैठ चुकी है। उसके बाद क्या कि रजिया सुल्तान अपने कुछ आदमियों की सहायता से फिरोज को बंदी बना ली और उसको मार दी। ठीक है, अब उसके बाद 1236 ईस्वी से लेकर 40 ईस्वी तक रजिया सुल्तान शासन की। लेकिन बहुत सारे अमीरों अमीर एक जैसे कि मानिए तो एक जाति का समूह मानिए, जाति है। ठीक है, बहुत सारे अमीरों का ये बात अच्छा नहीं लगता था कि कोई महिला उनके ऊपर शासन करे। ठीक है, जिसके वजह से कुछ ये थी ग्रुप बनाकर इनका भी हत्या कर दिया गया, रजिया सुल्तान का भी। ठीक है, उसके बाद आया बहराम शाह, जो बहराम शाह भी इस हत्या में शामिल था। उसके बाद बहराम शाह शासक बना, जो कि 40 से 42 तक रहा, इसका भी हत्या हो गया। उसके बाद आया महमूद शाह। महमूद शाह भी 1242 से 1246 ईस्वी तक रहा और इसका भी हत्या हो गया। ये लोग कुछ खास काम नहीं किए। ठीक है, उसके बाद आया नसरुद्दीन महमूद शाह। अब नसरुद्दीन महमूद शाह कितना समय तक रहा? 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक। इनका जो शासनकाल था वो कुछ ज़्यादा दिन तक रहा। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं कि टोपी सिलकर कौन सा सुल्तान अपना जीवन अर्पण करता था? वो था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, अब बलवन जो था, बलवन का वो दामाद थे नसरुद्दीन महमूद। अपने बलवन जो अपने पुत्री का शादी जो नसरुद्दीन महमूद से करा दिया था, यानी कि नसरुद्दीन महमूद जो थे वो बलवन का दामाद थे। अब उसके बाद 65 के बाद 87 तक कौन आया? बलवन आया। बलवन आया, ये बहुत ही अलग तरह का शासक था। ठीक है, इसने रक्त और लौह रक्त की नीति अपनाया। ठीक है, उसके बाद सीधा और फवोस नामक एक प्रथा था, उसको भी चालन किया, जिसमें पैर चूमकर राजाओं का ये किया जाता था और सर झुकाकर, मतलब उसके जो भी ये थी था उसमें सर झुकाकर ही बैठना था। ठीक है, उसके बाद इसने तुर्काने ये चहलगानी जो एक संस्था थी, जो कौन इल्तुतमिश बनाया था, उसको ये नष्ट कर दिया। ठीक है, नष्ट कर दिया। उसके बाद आया नौरोज। इसने एक फारसी त्यौहार है जो कि नौरोज, उसको दिल्ली में लागू किया। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।